नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। जनहित में आपका स्वागत है। जनहित में वापस लौटेंगे सीधे कन्वेंशन सेंटर का रुख कर लेते हैं। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आप। चाहे घर की बैठकी हो या बजड़े पर बुढ़वा मंगल, भारत मिलाप हो या नाग नथैया, संकट मोचन का संगीत समारोह हो या देव दीपावली पर यहां सब कुछ सूरों में समाया हुआ है। साथियों, काशी में शास्त्रीय संगीत की जितनी गौरवशाली परंपरा है, उतने ही अद्भुत यहां के लोकगीत भी है। यहां तबला भी है, यहां शहनाई और सितार भी है, यहां सारंगी के सुर भी है और यहां वीणा का वादन भी है। ख्याल, ठुमरी, दादरा, चेती और कजरी जैसी कितनी ही विधाओं को बनारस ने सदियों से सहेज कर रखा है। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों ने, गुरु शिष्य परंपराओं ने भारत की इस मधुर आत्मा को जीवित बनाए रखा। बनारस का तेलिया घराना, पियरी घराना, रामापुरा कबीर चौरा मोहल्ले के संगीतज्ञ, ये विरासत अपने आप में कितनी समृद्ध रही है। बनारस के ऐसे कितने ही कलाकार हैं जिन्होंने पूरे विश्व में अपनी छाप छोड़ी है। मैं सबके नाम लेना शुरू करूंगा तो शायद कितने दिन निकल जाए। कितने ही विश्व प्रसिद्ध नाम यहां अभी हमारे सामने उपस्थित है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे बनारस के ऐसे कई सांस्कृतिक आचार्यों से मिलने का, उनके साथ समय बिताने का सौभाग्य मिला है। साथियों, आज यहां काशी संसद खेल प्रतियोगिता के पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है। सांसद खेल प्रतियोगिता हो, सांसद सांस्कृतिक महोत्सव हो, काशी में नई परंपराओं की ये तो शुरुआत है। अब यहां काशी सांसद ज्ञान प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। कोशिश यही है कि काशी के इतिहास, यहां की समृद्ध विरासत, यहां के त्योहार, यहां के खान पान के प्रति जागरूकता और बढ़े। सांसद ज्ञान प्रतियोगिता भी बनारस के शहरी और ग्रामीण इलाकों में अलग अलग स्तर पर आयोजित की जाएगी। साथियों, काशी के बारे में सबसे ज्यादा काशी के ही लोग जानते हैं और यहां का हर व्यक्ति, हर परिवार वो सच्चे अर्थ में काशी का ब्रांड एम्बेसडर है। लेकिन साथ ही ये भी जरूरी है कि सभी लोग काशी के बारे में अपनी जानकारी को अच्छी तरह बता पाएं। और इसलिए
शायद देश में पहली बार मेरे मन में एक इच्छा है, यहां शुरू करूं। आप सबका साथ मिलेगा? आपको पता तो है नहीं मैं क्या कहने वाला हूं, फिर भी हाँ कह दिया। देखिए, कोई भी टूरिस्ट प्लेस होता है, यात्रा धाम होता है, तो आज के युग में उत्तम से उत्तम गाइड बहुत आवश्यक होते हैं। और गाइड प्रतिभावान हो, जानकारियों के संबंध में परफेक्ट हो, गोलमोल नहीं। ये 200 साल है, दूसरा बोलेगा 250 साल पुराना है, तीसरा बोलेगा 300 साल पुराना है, ऐसा नहीं। वो 240 बोलेगा मतलब 240। ये ताकत काशी में होनी चाहिए। और आजकल टूरिस्ट गाइड ये भी एक बहुत बड़ा रोजगार बन रहा है, क्योंकि जो टूरिस्ट आता है वो सब चीजें समझना चाहता है और टूरिस्ट को, गाइड को पैसे भी देना चाहता है। और इसलिए मेरी एक इच्छा है और मैं कोशिश कर रहा हूं, शुरू करेंगे। अब यहां काशी सांसद टूरिस्ट गाइड, उसकी कंपटीशन भी आयोजित की जाएगी। आप गाइड बनकर के आइए, लोगों को समझाइए एक एक जगह का विषय में और इनाम पाइए। उसके कारण लोगों को पता चलेगा कि इस शहर में गाइड का एक कल्चर बन रहा है। और मुझे ये काम इसलिए करना है कि मैं चाहता हूं मेरी काशी का दुनिया में डंका बजना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया में अगर कोई कहीं गाइड की बात करे तो काशी के गाइड्स का नाम सबसे सम्मान से लिया जाए। मैं सभी काशीवासियों से अपील करना चाहूंगा कि आप अभी से तैयारी करिए और बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लें। मेरे परिवारजनों, हमारा बनारस सदियों से शिक्षा का भी एक बड़ा केंद्र रहा है। बनारस की शैक्षणिक सफलता का सबसे बड़ा आधार है इसका सर्वसमावेशी स्वभाव। देश और दुनिया के कोने कोने से आकर लोग यहां पढ़ाई करते हैं। आज भी दुनिया के कितने ही देशों से लोग यहां संस्कृत सीखने आते हैं, ज्ञान लेने आते हैं। आज हमने इसी भावना को केंद्र में रखकर यहां से अटल आवासीय विद्यालयों का शुभारंभ किया है। आज जिन अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण हुआ है, उन पर करीब 1100 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। तो वाराणसी से एक अहम लगाव नजर आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, क्योंकि संसदीय क्षेत्र है और ऐसे में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन पा रहे थे, जिन्होंने काशी की महत्वता के बारे में जिक्र किया और बताया कि कैसे ये आकर्षण का केंद्र आने वाले समय में लोगों के लिए स्थापित होने वाला है, क्योंकि कई करोड़ों की योजनाओं की सौगात आज दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वापस अपने कार्यक्रम जनहित में लौटते हैं। जनहित में आज बात वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को लेकर। दरअसल नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बनाए गए कानून क्या काफी हैं? अगर हैं तो उनकी सुरक्षा और संरक्षण को लेकर दुश्वारियां क्यों सामने आ रही हैं? आखिर क्यों एक मां को स्थानीय प्रशासन से मदद के बजाय इलाहाबाद हाई कोर्ट से न्याय की गुहार लगानी पड़ रही है?
है कानपुर की बुजुर्ग सुमनलता शुक्ला ने बेटे और बहू के उपेक्षा करने के साथ ही जान का खतरा बताकर याचिका दाखिल की थी और मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार की पीठ ने कहा है कि हमें यह देखकर दुख होता है कि आज के युवा अपने छोटी छोटी फायदों के लिए माता पिता की उपेक्षा कर रहे हैं, जबकि वरिष्ठ नागरिकों और माता पिता के संरक्षण के लिए बने कानून में ये प्रावधान है कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों के जीवन व संपत्ति की सुरक्षा करे। साथ ही कानून में बच्चों के लिए भी ये कर्तव्य है कि वो अपने माता पिता, वरिष्ठ जो वृद्ध बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, उनकी देखभाल करें और ऐसा करने में असफल रहने पर माता पिता अपनी देखभाल के लिए संबंधित जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। उनको आवास सहित अन्य सुविधाएं पाने का अधिकार है, ऐसा कानून है। कोर्ट ने कहा है कि वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा को लेकर बने कानून में ये व्यवस्था दी गई है कि राज्य सरकार जिलाधिकारी को ऐसे अधिकार और दायित्व दे जो इस एक्ट का पालन करने के लिए आवश्यक हो। यहां तक कि जिलाधिकारी किसी अधीनस्थ अधिकारी को यह दायित्व सौंप सकता है। कोर्ट ने इस बात का भी जिक्र किया है कि एक्ट में यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार एक समग्र कार्य योजना वरिष्ठ नागरिकों के जीवन व संपत्ति की रक्षा के लिए तैयार करे और इसके बावजूद बुजुर्गों को अपने से वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है, कानून होने के बावजूद भी जिसकी वो उपेक्षा करते हैं। और कोर्ट ने जिलाधिकारी कानपुर नगर को याची की प्रार्थना पत्र को 6 सप्ताह के अंदर कानून के मुताबिक निस्तारित करने का आदेश दिया है। 6 सप्ताह का वक्त दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि सुमनलता की याचिका से उन तमाम बुजुर्गों को न्याय मिल पाएगा जो समाज के डर से अपनों के दिए गए दर्द को बयां नहीं कर पाते। आपको पहले रिपोर्ट दिखाएंगे, रिपोर्ट से रूबरू कराएंगे और इसके बाद जिक्र करेंगे, क्योंकि अब हाई कोर्ट का ये वक्तव्य, ये जो टिप्पणी सामने आई है, क्या इससे ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में जो बुजुर्गों की, हमारे समाज में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों की जो उपेक्षा की जा रही है और अब बड़े पैमाने में ये उपेक्षा के मामले सामने आ रहे हैं, तो क्या इसमें कमी देखने को मिलेगी आने वाले समय में? क्योंकि एक याचिका एक शख्स ने, यानी कि सुमनलता जो कानपुर की रहने वाली हैं, उन्होंने ये प्रार्थना पत्र याचिका दायर किया और इसी को लेकर हाई कोर्ट की ये टिप्पणी अब सामने आई है। तो आज ये बेहद गंभीर मुद्दा है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं, इससे एक बात ये भी स्पष्ट हो जाती है कि जो मानवीय संवेदनाएं हैं उनका कहीं न कहीं हनन होता जा रहा है और इसीलिए इस शख्स को, इस महिला को जो अपने बेटे और बहू से जान का खतरा बताकर इस याचिका को दायर किया गया और इसके बाद हाई कोर्ट की ये टिप्पणी सामने आ जाती है, कोर्ट की फटकार। अब उन तमाम लोगों का क्या जो उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं, जो हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे बुजुर्ग हैं और जिनके एक जिम्मेदारी होती है कि उनकी देखभाल करें और इसके बाद जब उनकी उपेक्षा की जाती है तो इस तरीके से अब हाई कोर्ट की जो टिप्पणी निकलकर सामने आई, तो क्या लगता है आने वाले समय में इन मामलों में कमी देखने को मिलेगी? और आज जनहित में इसी गंभीर मसले को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं और दर्शकों की राय भी साझा करेंगे। नरेंद्र विक्रम सिंह है, समाज सेवी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रमिला मिश्रा जी हैं, हाई कोर्ट के अधिवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुरेश सविता संवाददाता कानपुर से जुड़े हुए हैं। पुष्पा मिश्रा सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले संवाददाता का रुख कर लेते हैं, सुरेश सविता का। सुरेश सविता, आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि ये सुमनलता जी जिन्होंने याचिका दायर की थी और इसी को लेकर अब हाईकोर्ट की टिप्पणी सामने आई है,
यानी कि आदेश दिए गए हैं, 6 सप्ताह का वक्त भी दिया गया है। और क्या कुछ जानकारी इस संबंध में? अनम्यूट करिएगा। जी सोनी जी, मैं सबसे पहले तो आपको बता दूं कि कानपुर की याची सुमन लता ने जिस तरीके से इस मामले को हाई कोर्ट में पेश किया था, उसके बाद अब इस डिसीजन के आने के बाद तो ये एक हरी झंडी सी दिख रही है बुजुर्गों दंपतियों के लिए और बुजुर्गों के लिए, जो बुजुर्ग पुलिस है। क्योंकि सोनी जी कई बार देखिए ऐसे मामले कानपुर या पूरे उत्तर प्रदेश में सामने आए हैं जिसमें पैसों की लालच में परिवार वालों ने अपने माता पिता के कत्ल तक कर दिए हैं और उनकी देखभाल बिल्कुल नहीं की जाती थी। कई मामले तो ऐसे भी देखने में आए थे कि जिनके माता पिता चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, इनको किसी प्रकार की कोई ज्यादा तकलीफ नहीं, लेकिन उनको पैसों की ही लालच में जबरदस्ती वृद्धा आश्रम जाकर छोड़ दिया जाता था। तो अब कहीं ना कहीं जिला अधिकारी के लिए, कानपुर पुलिस प्रशासन के लिए हाई कोर्ट के इस आदेश के आने के बाद ये देखने वाली बात होगी कि ये लोग इस मामले को कितनी अच्छी तरीके से साधते हैं और इस मामले में प्रशासन द्वारा कितनी अच्छी मुहिम चलाई जाएगी कि आगे ऐसे मामले ना देखने को मिले। कोई माता पिता अपने बच्चे से अलग ना हो और कोई भी ऐसा बच्चा भी ना हो जो अपने माता पिता को मारे पीटे या जबरदस्ती वृद्ध आश्रम छोड़े। तो सोनी जी, ये याद का जो हरी झंडी हाई कोर्ट की तरफ से आई तो कहीं ना कहीं बुजुर्गों के लिए, वृद्धों के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। और इसमें जो सोनी जी सबसे बड़ी बात एक ये होती थी कि जो बुजुर्गों की संपत्ति होती थी, तो जो इस तरीके के जो मामले होते थे तो उनकी संपत्ति न जाने कैसे कहां चली जाती थी, इस बात का पता नहीं चल पाता। तो ये अब इस मामले के आने के बाद, इस हरी झंडी को दिखाने के बाद हाईकोर्ट की, अब बुजुर्गों की जो संपत्ति होगी वो भी निगरानी में रहेगी। तो आपको सीधे तौर पर बता दें कि ये जो आजकल के बच्चे हैं, नौजवान साथी, अपने माता पिता को बहुत ही लाड प्यार से रखें, जैसे उन्होंने बचपन में आपको पाला उस तरीके। बिल्कुल, क्या ऐसा संभव हो पाएगा? हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद ये देखना होगा, क्योंकि आदेश जारी किए गए हैं, जिलाधिकारी को भी इस बात के लिए कहा गया है, 6 सप्ताह का वक्त भी दिया गया है। तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में काफी सारी चीजें देखने वाली भी होंगी कि किस तरीके से प्रशासनिक अमला काम करता है, इस जिम्मेदारी को निभाता है और क्या कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, नरेंद्र विक्रम सिंह जी का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रमिला मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं, हाईकोर्ट की अधिवक्ता हैं। प्रमिला मिश्रा जी, देखा जाए हाईकोर्ट की ये टिप्पणी सामने आई है, जिस तरीके से बुजुर्गों को की उपेक्षा की जाती है, और अब इस टिप्पणी के बाद क्या उम्मीद नजर आ रही है? टिप्पणी के बाद इससे पहले भी, आज पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हो चुका है और हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया है और आदेश कोर्ट ने तो कर दिए। जब तक सामाजिक और मानवीय चेतना हम लोगों के अपने खुद हमारा जमीन नहीं जगेगा, तब तक आदेश इसी तरह होते रहेंगे। इसी तरह से आप पुलिस पे प्रेशर डालेंगे, डीएम पे प्रेशर डालेंगे, उसका कोई नतीजा निकलने वाला मेरे समझ से तो नहीं है, कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। आप कोर्ट का आदेश दे देते हैं और उसके बाद में उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत वक्त लग जाता है। अगर हो भी जाता है तो उसके बाद अगर होता भी है कुछ, अगर बच्चे कुछ करते भी हैं तो उसका क्या अर्थ रह जाता है, ये आप सोचिए। अगर हम जितना ज्यादा बच्चों को पालन पोषण पे खर्च करते हैं और समय देते हैं, थोड़ा सा उनके अंदर हम अगर भावनात्मक रूप से भी जुड़े रहे तो हम नहीं समझते कोई बच्चा इस तरह की हरकत करेगा जो इनके साथ हुआ है अभी। और ये पहली महिला नहीं, ये तो अदालत तक चली भी गई। बहुत सारी ऐसी महिला और पुरुष ऐसे हैं जो पीड़ित है और उसके बाद वो दर बदर भटक भी रहे हैं। बिल्कुल, इस सवाल पर भी आएंगे, क्योंकि ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तो एक याची ने ये याचिका दायर की थी, तब हाईकोर्ट की ये टिप्पणी सामने आई है, और ऐसी ना जाने कितनी जी सामाजिक और राजनीतिक और अन्य संस्थाएं जो है, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है देश में विकास? क्या जिन्होंने 50-60 साल दे दिए हैं, क्या उनको संरक्षित करना या उनकी हिफाजत करना, उनका इलाज करना क्या हमारी सरकार का दायित्व नहीं होना चाहिए? सारा दोष हम खाली बच्चों पे ही देते हैं, तो क्या हमारी सरकार का कुछ नहीं होना चाहिए? जिस व्यक्ति ने आपको 60 साल दिए हैं, समाज में कुछ ना कुछ तो उसका योगदान रहा होगा, तो उसके प्रति आप अपनी नैतिक जिम्मेदारी आपका सरकार कर सकती। तो अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी सरकार पर भी लेना नहीं चाहती, कोई भी पार्टी नहीं लेना, कोई नेता नहीं लेना चाहता, ना कोई इस बात की पहल करना चाहता है कि उसका दायित्व हमारे ऊपर भी होना चाहिए। बस सीधे बच्चों के ऊपर थोप दिया आपने। बिल्कुल, ये जिम्मेदारी तय करनी होगी कि प्रशासनिक जिम्मेदारी कितनी होनी चाहिए, सामाजिक जिम्मेदारी कितनी होनी चाहिए। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। प्रेम जी चेन्नई से जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका प्रेम जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं।
नमस्कार मैम। जी मैम नमस्कार। मैं बोलता हूँ, ये तो पहले से ही कोर्ट ने कह रखा है कि माँ बापों की आप हिफाजत करिए। अगर आप सोचते हैं कि भारतवर्ष में ऐसा कभी हो सकता है कि जोर जबरदस्ती से कोई काम कराया जा सके, क्योंकि माँ बाप जो भारतवर्ष में अभी भी आज तक वो कभी भी बेटा बेटी उनके विपरीत चले जाएंगे, लेकिन वो उनके विपरीत नहीं जाते हैं। इक्का दुक्का की मैं नहीं बोलता हूँ, और पैसे के मामले में नहीं बोलता हूँ, वो कभी भी उनके बेटे के अगेंस्ट में जाने की चेष्टा नहीं करते हैं। लेकिन आप देखिए, आज बेटा बेटियों को या उनकी बहू बेटियों को अच्छे अच्छे ओहदे मिल गए हैं। क्या वो उनकी कभी सबूत लेते हैं? क्या खाली पैसे से उनकी रक्षा कर देने का मतलब ही हो गया? उनको क्या प्यार देते हैं जो उनको लेकिन आज समाज के जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो इसी उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं, और इसीलिए हम इसमें चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि आखिर ये दिन क्यों देखने पड़ रहे हैं, क्या होता जा रहा है हमारे समाज को। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। नरेंद्र विक्रम जी, आपका रुख करेंगे। सामाजिक देखा जाए जो संवेदनाएं इतनी जटिल क्यों होती जा रही हैं? एक दर्शक हैं, पहले उनकी राय साझा कर लेते हैं, और साथ ही दर्शकों की राय ऐसे मामले को लेकर बेहद अहम होती। जनहित में आज मसला कि जो हमारे वरिष्ठ और नागरिक हैं उनकी उपेक्षा जिस तरह से की जा रही है, और इसी सिलसिले में कानपुर की सुमनलता ने एक याचिका दायर की और उस याचिका का संज्ञान लिया गया और हाईकोर्ट की टिप्पणी सामने आई है। अब आने वाले समय में देखना यह होगा कि इसे किस तरीके से गंभीरता से लिया जाता है, क्योंकि प्रशासनिक अमले को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि अगर उपेक्षा की जा रही है तो उसकी जिम्मेदारी अब प्रशासनिक अमले को भी उठानी होगी। हमारे साथ समाज सेवी भी जुड़े हुए हैं, नरेंद्र विक्रम सिंह जी का रुख कर लेते हैं। नरेंद्र जी, देखा जाए सामाजिक दृष्टिकोण से आप क्या कुछ देख पा रहे हैं जिस तरीके से जो आज की युवा पीढ़ी है या जो बेटे और बहू हैं या बेटी है वो उपेक्षा कर रहे हैं अपने माँ बाप की, और ये नौबत आ जाती है? अनम्यूट करिएगा। धन्यवाद के न्यूज का कि के न्यूज ने ऐसे गंभीर मुद्दे को उठाया। और देखिए, ये जो समस्या है, ये समस्या बहुत नई नहीं है, लेकिन भारत जैसे देश में जहां पर राम जैसे पितृभक्त और हमारे श्रवण कुमार जैसे पितृ और मातृभक्त अपने माता पिता से प्यार करने वालों का इतिहास रहा है, वहां पर उस देश में जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो ये बहुत ही दुखदाई है। देखिए, है क्या कि भारत देश ने कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति के संपर्क में आने के बाद कुछ ऐसी अपने अंदर विसंगतियां कहीं ना कहीं आत्मसात कर ली हैं कि जिसकी वजह से इस तरह की चीजें देखने को मिलती। देखिए, पाश्चात्य जो देश है वहां पर ये कल्चर रहा है बहुत पहले से कि वहां पर एक समय के बाद माता पिता अलग रहते हैं, बच्चे अलग रहते हैं, और वो लोग अपनी अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, उनका अलग एक जीने का तरीका है। लेकिन हमारे देश में हमेशा ही बच्चों को माता पिता अपने बुढ़ापे की लाठी मानते आए हैं। बिल्कुल। और ऐसे में जब बच्चों की तरफ से उन्हें सहारा बुढ़ापे में नहीं मिलता है तो ये उनके लिए एक आर्थिक तौर पे या भौतिक तौर पे जो हानि है उससे कहीं अधिक उनके हृदय में जो दुख होता है, जो उनकी संवेदनाएं जो मर जाती है, उस चीज से उनको ज्यादा पीड़ा होती है। मुझे नहीं लगता कोई माता पिता इस वजह से बच्चों से शिकायत करते होंगे कि उनको खाने के लिए हलवा पूड़ी नहीं मिल रही है, वो तो रूखी सूखी खा के भी अपने बच्चों के साथ खुश रहते। तो एक तो ये एस्पेक्ट है। दूसरा, जो आज का फैसला या आज की टिप्पणी है हाई कोर्ट की तरफ से, बड़ी स्वागत योग्य है। प्रमिला मिश्रा जी बहुत विद्वान है और उनकी बात से मैं पूरी तरह सहमत होते हुए उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूं। हालांकि कानून के द्वारा, अपने एक अभी कॉलर भी थे, वो भी ये कह रहे थे कि जबरदस्ती आप बच्चों से माता पिता की सेवा नहीं करा सकते, लेकिन कहीं ना कहीं एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करते हुए हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि कई बार माता पिता असहाय हैं, वो अपने बच्चों के अगेंस्ट शिकायत करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई ठोस इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है जिसके द्वारा हमारे जैसे लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें न्याय दिला सकें। बिल्कुल। तो इस चीज के लिए एक मजबूत कानून की तो बहुत जरूरत है। ठीक है, कोर्ट ने टिप्पणी दी है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन विधानसभा और लोकसभा का ये काम है कि वो समाज में
और जब हम बात कर रहे हैं एलीट क्लास की, जहां से कानून बनते हैं, जहां से ये टिप्पणियां आती हैं जी। उनके आसपास भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। और दुर्भाग्य से अशिक्षित तबके में ऐसी घटनाएं कम है, शिक्षित तबके में अधिक है। बिल्कुल। उसके पीछे कहीं ना कहीं महंगाई का भी बहुत बड़ा एक हाथ है। जिस तरह से बच्चों की पढ़ाई, दवाओं का खर्चा और अपने लिविंग स्टेटस को हाई फाई दिखाने के लिए महंगाई बढ़ी है, उससे भी कहीं ना कहीं माता पिता की तरफ जो बच्चों को समय देना चाहिए था, जो ध्यान देना चाहिए था, ये एकमात्र कारण नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा ये कारण है कि इस महंगाई की वजह से भी लोगों में पैसे की तरफ बिल्कुल, महंगाई भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन इससे लोग उन संस्कारों को क्यों भूल जाते हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जो माँ बाप उन्हें बचपन से लेकर बड़ा करते हैं और बड़ा करने के बाद एक सहारा होता है उन माँ बाप को कि ये हमारे बुढ़ापे की लाठी है, जैसा कि आपने कहा। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता भी जुड़ी हुई हैं, पुष्पा मिश्रा का रुख कर लेते हैं। उससे पहले एक दर्शक जुड़े हुए हैं, गिरीश शुक्ला जी, उनकी राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका गिरीश जी, राय साझा कीजिए। चल सकेगा, समाज को बिगाड़ने वाले माँ बाप ही हैं और उन्होंने ही समाज को बिगाड़ा है, संतानों को बिगाड़ा है। संतानें जन्म लेती हैं, बढ़िया स्कूल में पढ़ाते हैं, जमीन में बैठना सिखाते नहीं, कभी चरण स्पर्श कराते नहीं, पैर हाथ दबाते नहीं, कभी छोटा काम कराते नहीं। बड़े बड़े काम करने हैं साहब, हवाई जहाज चलाना है आपको, साइकिल चलानी नहीं, पैदल चलना नहीं, गोबर उठाना नहीं, झाड़ू घर में लगाना नहीं, पोछा लगाना नहीं। जो बहू आती है वो भी चाहती है हमारे बच्चे का डायपर नौकरानी बदले। डिपेंड करता है गिरीश जी कौन किस माहौल में है और किस तरीके के संस्कार दिए जा रहे हैं, और माँ बाप जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, तो फिर एक बच्चों की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये राय साझा करने के लिए। पुष्पा मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता हैं। पुष्पा जी, क्या लगता है कि अब हाई कोर्ट की इस टिप्पणी को कितनी गंभीरता से लिया जाएगा? आदेशों की अवहेलना की जाएगी कि वाकई गंभीरता नजर आएगी? नहीं, आदेशों की अवहेलना कभी भी नहीं होती है। कोर्ट के जितने भी आदेश होते हैं अभी भी समाज बहुत रिस्पेक्ट करता है, आदेश बहुत रिस्पेक्ट करती है, तो आदेश की अभी कोई इम्प्लीमेंटेशन का अगर जिक्र करें तो कैसे संभव हो पाएगा? कुछ कानूनी दावपेच भी आपसे समझना चाहते हैं। ये जो टिप्पणी आती है, जो केसेस आते हैं उनके ऊपर जो भी बहस होती है उसमें टिप्पणियां होती हैं, उसमें आदेश में मेंशन होता है, और ये कोई बहुत बड़ी टिप्पणी नहीं है जी। बेसिकली जो समाज को या कोर्ट को जिस गाइडलाइंस पे काम करना चाहिए कि केयर करना है, बट व्हाट टाइप ऑफ केयर? बेसिक एम्यूनिटीज वर्ड यूज हुआ है, बेसिक केयर यूज होते हैं, बट क्या सीनियर सिटीजन बेसिक केयर और बेसिक एम्यूनिटीज उनकी रिक्वायरमेंट है? जी। अभी जैसे एक दर्शक ने ये बात कही कि भाई हमने अपने चिल्ड्रन को तो हायर एजुकेशन में दिया, हमने बेस्ट एजुकेशन दिया, बेस्ट जितने मेंटेन कर सकते थे, बेस्ट अपब्रिंगिंग कर सकते थे, वो पेरेंट्स अपने हिसाब से किए, बट हैव दे थॉट व्हाट ए सीनियर सिटीजन नीड? What type of care a senior citizen needs is quite different. The care a child needs, a woman needs, any other population needs. That should be highlighted by the people working, that by the person who are connected with them, and how to fulfill. Now अभी इन्होंने कहा कि श्रवण कुमार भी थे, श्रवण कुमार ने हमारी क्या केयर की थी? उन्होंने अपने पेरेंट्स की विश पूरी की थी कि he has to go for a religious tour. That he didn't ask for any maintenance की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो even if a parent is having a wish, what type of wish they have and how are they fulfilled? Exactly. अब ऐसा क्यों नहीं है? अब ऐसा क्यों नहीं है? अब ऐसा है, बिल्कुल फुलफिल होते हैं। जो फुलफिल होते हैं उनके हाईलाइट्स नहीं होते हैं। डेटा जो फुलफिल हो गए वो कोर्ट में कहाँ आए मामले वो आते हैं जो फुलफिल नहीं होते हैं। और
अगर अब इसमें ये टिप्पणी कोर्ट की किस बेसिक कम्युनिटीज में, जहां तक मुझे पता है कि उन्होंने कोई गिफ्ट डीड दिया हुआ था, उस पे वो बेसिक एमनिटीज अब ट्रांसफर इस दो तरीके के हो चुके हैं। एक सीनियर सिटीजन एक्ट में ट्रांसफर इस तरह का हो गया कि आप अपनी प्रॉपर्टी है, अगर आप पेरेंट्स हैं, आपके पास प्रॉपर्टी है एंड यू आर ट्रांसफरिंग टू देयर चिल्ड्रन, योर चिल्ड्रन, अगर उसमें एक क्लॉज रख रहा है कि नहीं आप मेरा केयर करेंगे, नहीं, तभी आप गिफ्ट मेरी डीड property का को आपने enjoy जिक्र करेंगे। किया, अगर गिफ्ट डीड है तो उसमें मुझे लगता है किसी भी तरीके की कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। नहीं, अभी इसमें यही चीज है कि अगर जी। पेरेंट्स ने इस तरह से डीड में मेंशन किया है कि अगर इफ यू आर केयरिंग फॉर मी, इफ यू आर लुकिंग आफ्टर मी, इफ यू आर मेंटेनिंग मी, देन ओनली द गिफ्ट डीड इज वैलिड। अदरवाइज इफ नो क्लॉज इज देयर, अगर ट्रांसफर किया है उसमें ही इनको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ केयर जो उनको चाहिए, पर्टिकुलर टाइप ऑफ नेसेसिटीज उनकी जो है वो सारे उसमें मेंशन कर ले, तो इट विल बी इजी फॉर द कोर्ट, इट विल बी इजी फॉर द चिल्ड्रंस कि उस गाइडलाइंस के तहत वो मेंटेन करें। सिंपल एक क्लॉज हो जाता है कि हाँ हमने अपनी प्रॉपर्टी दी है बच्चों को, वो मेरा केयर करेंगे। एंड नाउ आफ्टर सम टाइम डिस्प्यूट अगर इस तरह की हो जाती है, सपोज, ठीक है पुष्पा जी, आपका रुक करते हैं। रांची से एक दर्शक संतोष जी जुड़े हुए हैं, उनकी राय साझा करते हैं, इसके बाद संवाददाता का रुख करेंगे। अपनी राय साझा कर सकते हैं, स्वागत है आपका संतोष जी। संतोष जी आप सुन पा रहे हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं। चलिए, संतोष जी से संपर्क टूट गया है। सुरेश जी जुड़े हुए हैं कानपुर से, स्वागत है आपका सुरेश जी, अपनी राय साझा कर सकते हैं। जी सुरेश जी, सुरेश जी आप सुन पा रहे हैं? अगर सुन पा रहे हैं तो अपनी राय साझा कर सकते हैं। चलिए वापस से जुड़ते हैं तो ज़रूर राय साझा करेंगे, क्योंकि दर्शकों की राय भी ऐसे मामलों को लेकर बेहद अहम हो जाती है। हमारे साथ लगातार कानपुर से हमारे संवाददाता सुरेश सविता जुड़े हुए हैं, अशोक सिन्हा भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सुरेश, अगर देखा जाए हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं वो किस तरीके से देख रहे हैं, साथ ही हमारे जो युवा हैं वो किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई, और आप अगर वृद्धा आश्रम में मौजूद हैं तो क्या सिचुएशन है उस पर भी एक मुझे एक नज़रिया चाहिए। जी सोनी, सबसे पहले तो मैं अगर बात बताऊं, जो सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजनों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा फैसला। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि इससे पहले जो फैसले आए उसमें सीनियर सिटीजनों का साथ नहीं दिया गया या सीनियर सिटीजनों की सुरक्षा नहीं हुई, क्योंकि सोनी जी देखिए, एक हाई कोर्ट का फैसला आने से जो उनका विश्वास है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ये कोर्ट का फैसला, कोर्ट ने ये बात बोला, और इसमें कहीं ना कहीं जो बिचौलिए होते हैं पारिवारिक विवाद में कूद जाते हैं, नेता नगरी करते हैं, तो अब प्रशासन भी डट कर ये कह सकता है कि भैया मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये कोर्ट का डायरेक्ट हाई कोर्ट का आदेश है और मुझे इस पर अपनी कलम चलानी पड़ेगी। तो ये एक प्रेशराइज मामला देखिए सोनी जी, जो हमारे सीनियर सिटीजन है उनके हित के लिए रहेगा, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है सोनी जी कि लोग थानों के चक्कर काटते काटते थक जाते हैं, लेकिन उनके जो परिवार के विवाद होते हैं वो सोनी जी नहीं सुलझ पाते हैं। तो अब कोर्ट का आदेश आने के बाद लोगों में एक दहशत रहती है कि हाँ कोर्ट का आदेश है, हमें ये करना है, सीनियर सिटीजनों की सुरक्षा करना है। क्यों? क्योंकि कोर्ट का आदेश है। मैं देखिए, सुप्रीम कोर्ट की जो जज साहिबा, मैं उनकी बात से पूरी तरीके से सहमत, और मैं उनके साथ ये कहना चाहूंगा कि जो आम लोग में कई बार ये भी देखा गया सोनी जी कि चाहे वो धन की लालच हो, चाहे किसी भी चीज की लालच हो, लेकिन लोग करते क्या थे, अपने जो सीनियर सिटीजन है, भले ही देखिए सोनी जी, और हाँ एक बात अभी स्कूल की छिड़ी थी, मैं उस पर भी कुछ बोलना चाहूंगा कि कोई भी माता पिता, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, वो कभी ये नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे को अच्छी शिक्षा ना मिले। चाहे जितना गरीब वर्ग का माता पिता, वो सोचता मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, मेरा बच्चा अच्छा IAS बने, PCS बने। तो हर माता पिता की एक ख्वाहिश होती है, लेकिन किसी माता पिता को ये नहीं मालूम होता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर के मेरे साथ क्या करेगा, क्योंकि उसको एक विश्वास होता है ये मेरे बुढ़ापे की लाठी है।
अगर वही लाठी टूट जाती है और अपने माता पिता का साथ नहीं देती है तो सोनी जी इससे बड़ी तकलीफ का विषय कुछ नहीं। और मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आज आदेश आया है उसका मैं सराहना करता हूं और उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस तरीके के से आदेशों से जो नवयुवक है जो अपने माता बिल्कुल सुरेश, देखा जाए आने वाले समय में सिचुएशन में कितना सुधार देखने को मिलेगा ये फिलहाल देखने वाली बात ही है, क्योंकि वाकई समाज का जो ताना बाना है जिस तरीके से बुना हुआ है और एक कनेक्टिविटी रहती है, जो भावनाएं होती हैं उनमें भी अब बदलाव देखने को मिल रहा है। अशोक सिन्हा जी का रुख कर लेते हैं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक दर्शक जुड़ चुके हैं इसी बीच, उनकी राय पहले साझा कर लेते हैं। सुरेश जी स्वागत है आपका, अपनी राय साझा कर सकते हैं। हाँ सोनी जी हेलो जी, सुन पा रहे हैं मैं सुरेश जी। कहता हूँ माँ बाप एक दस होते हैं जो माँ बाप का पालन पोषण नहीं करता है, उनको मतलब किसी प्रकार का टॉर्चर करता है, ये सरासर गलत है। अगर इसको सरकार बहुत ही कड़ी निगाहों से देख रही है तो बहुत ही अच्छा काम कर रही है। ऐसे में तो लोगों को तलाकों के पीछे धकेल देना चाहिए और अचल संपत्ति से उनको दूर कर देना चाहिए, कोसे दूर कर देना चाहिए। जो उनका पालन पोषण करे वही उनकी अचल संपत्ति का मालिक होता है। शुक्रिया इस राय को साझा करने के लिए। कई बार जो वाकई अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी के साथ सेवा करते हैं वो शायद इन चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझ भी पा रहे होंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं, अशोक सिन्हा जी का रुख कर लेते हैं। अशोक जी, हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? देखिए, ये एक समाजशास्त्रीय समस्या है जिसके ऊपर कोर्ट का ये आदेश आया है जी। इस कोर्ट का आदेश अच्छा है, वरिष्ठ जनों के लिए ये एक कानूनी प्रोटेक्शन तो मिलता है, परंतु समाजशास्त्र की समस्या या समाज विज्ञान की समस्या को समझने की कोशिश करिए, ताली एक हाथ से नहीं बजती। बिल्कुल, आज सामाजिक परिवर्तन जो हुए हैं उसमें एकल परिवार हो गया है, दूसरे घर की आती है वो सास से ठीक से व्यवहार कर पाते हैं कि नहीं है, और इन सब पारिवारिक समस्याओं के कारण से एकल फैमिली और फ्रेगमेंटेड फैमिली अब जो आ गई है, तो वो संयुक्त परिवार समय गया। अब इस परिवार में बच्चे माता पिता की सेवा करने के लिए कभी कभी उपलब्ध होते हैं और कभी उनकी मजबूरी होती है कि वो नहीं कर पाते। विदेश चले गए तो नहीं कर पाते हैं, देश में भी हैं तो भी उसके जीवन संगनी का क्या राय है, कैसे देखा जाए, माता पिता का भी क्या कर्तव्य है, क्या वो अपने कर्तव्यों का, क्या बचपन से उन्होंने बहुत लालन पालन और पोषण का व्यवस्था की है। कोई बालक ऐसे बेवफा नहीं होता, ना कोई बहू ऐसे बेवफा होती है, और नहीं ये समस्या इस बात की है कि केवल एक तरफ से समस्या है, समस्या दोनों है और दोनों तरफ की। लेकिन हमारे समाज में अक्सर ये कहा जाता है अशोक जी कि देखा जाए माँ बाप कितने भी बुरे हों या कैसा भी बर्ताव कर रहे हों, लेकिन हम उनको उन्हीं के जैसा बर्ताव उनके साथ नहीं कर सकते, उनकी उपेक्षा नहीं कर सकते, ये हमारे संस्कार हैं। फिर ये बदलाव क्यों? बचपन में बच्चा भी तो बदतमीजी करता है तो माँ बाप बदतमीजी तो नहीं करने लगते ना। बिल्कुल, एक कहावत थी कि माता पिता के बारे में यह कहावत नहीं है, और होता क्या है कि कानून का संरक्षण केवल समाज में इच्छित परिवर्तन नहीं कानून बना है, मगर क्या दहेज बंद हो गया? कानून शराब के लिए भी बना हुआ है, तो क्या शराब पीना लोगों ने बंद कर दिया? कानून से समाज की समस्या हल हो जाती। आते हैं नरेंद्र जी, आते हैं। तो है कानून के डर से एक बंधन तो हो ही जाता है ना, कानून के डर से एक बंधन आते हैं प्रमिला जी, आते हैं। नहीं हो जाएगा कि आपको पूरी सुरक्षा मिलेगी। यह एक सामाजिक समस्या है, पारिवारिक समस्या है, और इसका एक समाजशास्त्र है। यह समझना पड़ेगा, यह फैमिली टू फैमिली, मैन टू मैन वेरी करता है, वेरी करती है। कुछ माता पिता को इतना व्यवहार करता है, मगर कुछ माता पिता ऐसे भी होते हैं उन्हें उन्हें देख रेख ठीक से नहीं करते या नहीं, तो सरकार का अभी समस्या है और उन समस्या ठीक है। प्रतिक्रिया इस पर रिएक्शन कुछ नरेंद्र जी करना चाह रहे हैं। नरेंद्र जी आपका रुख करते हैं, इसके बाद प्रमिला जी आपका रुख करेंगे। जी, कहते हैं परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम होता है, सामाजिक परिवर्तन भी जरूरी है, लेकिन ये परिवर्तन ऐसे क्यों? देखिए, सामाजिक परिवर्तन जो है वो यकायक नहीं आ सकता, उसके लिए कहीं ना कहीं इसे हमें नियमों में बांधना पड़ेगा।
उसको आप संस्कार कह लें, उसको आप कानून कह लें। संस्कार होता है सकारात्मक व्यक्तियों के लिए, कानून होता है नकारात्मक व्यक्तियों के लिए। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल अभी कुछ देर पहले पुष्पा जी कह रही थी कि हाईलाइट नहीं होता है। जो बच्चे आज भी बहुत श्रवण कुमार पढ़े हुए हैं, बहुत राम पढ़े हुए हैं, लेकिन हाईलाइट नहीं होता। लेकिन यहाँ पर चर्चा हो रही है उन विषयों पर जो सब्जेक्ट इस दायरे में आ रहे हैं, जहां पर उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। ठीक है, और मेरी चिंता सिर्फ उनकी जायदाद तक सीमित नहीं है। देखिए, जायदाद का जो मामला है, वहां तो किसी भी व्यक्ति के लिए ये स्वतंत्रता है कि वो अपनी जायदाद किसे दे, वो अपने बच्चों को दे या ना दे। हाँ, पैतृक जायदाद जो होती है वो उनके वारिसों में जाती है, ये बात सही है। लेकिन जब हम इस विषय को लेकर चल रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा विषय है और इसका समग्रता से सोनी जी चिंतन करना आवश्यक है। बिल्कुल। मैंने फिर कहा, देश की संसद को और विधानसभाओं को इस विषय में गहन विचार विमर्श करना चाहिए। सौभाग्य से उन सदनों में ऐसे लोग ही हैं जिनके विषयों पर आज हम लोग बात कर रहे हैं। हालांकि वो पावरफुल है, उनके पास पैसा है, उनके पास काम करने के लिए इतना काम पड़ा है कि समय नहीं है, जिसकी वजह से वो इन विषयों पर बहुत ध्यान नहीं देते होंगे अपने जीवन में। लेकिन बहुत सारे नेता ऐसे हैं, सब छोड़ दीजिए, हमारी सोनिया गांधी जी हैं, क्या उनके साथ उनका बेटा रह रहा है? हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, क्या वो अपनी माँ के साथ रह रहे हैं? नहीं, डिपेंड करता है। अभी वो सक्षम है, अभी वो सक्षम है, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से। और जब एक माँ बेटे या पिता पुत्र की बात होती है तो सिर्फ पैसा और सिर्फ पावर काम नहीं करता, इमोशनल सेंटिमेंट्स काम करते हैं। वहां पर वो एक बॉन्डिंग काम करती है। तो मेरा जो कहना है, एक समग्रता से चिंतन होना चाहिए। महंगाई, मैंने पहली बार में जिक्र किया था, एक बहुत बड़ा विषय है महंगाई। जैसे अभी सर अशोक सिन्हा सर ने कहा कि विदेश चले जाते हैं जो बच्चे, ठीक है, विदेश क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको अपने देश में उतनी कमाई के स्रोत नहीं मिल रहे हैं। ऐसे ही कोई विदेश क्यों चला जाएगा अपने माँ बाप को छोड़ के? दूसरी बात है कि कानून बहुत अनिवार्य है। अगर हम कानून नहीं बनाएंगे, देखिए आज मेरी अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत जगह बात होती है, विवाह होते हैं, विवाह वर्क नहीं करते हैं, लोगों का मन करता है अपनी बीवी को कत्ल कर दे, लेकिन उसके बावजूद वो ठिठक जाते हैं क्योंकि कानून है। बिल्कुल। तो कानून बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज मैं हाईकोर्ट को बधाई देता हूं कि उन्होंने आज टिप्पणी की है, लेकिन मेरी संसद और विधानसभा से मेरी जो विधायिका है उससे एक आशा है कि वो इस विषय को बहुत ही गंभीरता से संवेदनशीलता के साथ हैंडल करते हुए, इस पे एक समग्रता से चिंतन करते हुए, जिसमें कि जो विरासत का कानून है इसमें भी सुधार की आवश्यकता है। बिल्कुल, कानून और कानून की सख्ती, इम्प्लीमेंटेशन उस चीज का बेहद जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। और माँ का अलग अलग हिस्सा बन जाता है। क्यों नहीं पिता के, माता की विरासत जो है वो पति पत्नी में पहले आनी चाहिए, और जब दूसरे का भी देहांत हो तो बच्चों में जाए। क्योंकि यही वो वजह थी जिन पर पहले हमारा समाज टिका हुआ था और बच्चे माँ बाप की सेवा करते थे। स्वार्थ संसार है ये कटु सत्य है। प्रमिला जी का रुख करते हैं। प्रमिला जी, जो बातें नरेंद्र जी कह रहे हैं, इनकी बातों से आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? महंगाई को एक वजह मानती हैं जो लोगों के इमोशंस को खत्म करता जा रहा है? पहले भी ये बात हमने कही थी कि जरूरी नहीं कि बच्चे गलत हैं, बच्चों के साथ भी मजबूरियां हैं। जैसे माँ बाप ने इतनी मेहनत करके उनको उस मुकाम तक पहुंचाया है, अब वो उस मुकाम पे पहुंच गए हैं तो उनको अपने स्टेटस भी मेंटेन करना, अपने बच्चों को, अपने परिवार को भी देखना है। उसके साथ साथ इनको मैनेज करने में उनको असुविधा होती है, तब ये दिक्कत आती है। और सारे बच्चे ही नकारा नहीं है, वो अगर वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं तो उनका प्रॉपर खर्चा भेजते हैं, सब कुछ करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको हम समाज में इतना हाईलाइट नहीं कर पाते हैं। या जैसे इनका केस मैडम का हुआ है कानपुर वाली का, तो इतना हाईलाइट हो गया, औरों का हुआ अभी तक, क्योंकि इन्होंने याचिका दायर की, एक याची के तौर पर जो टिप्पणी निकलकर सामने आई, इसलिए हाईलाइट हो गया। और इसमें भी आपकी प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण हो जाती है कि न जाने ऐसे कितने मामले होंगे जो अपने ही अपनों के खिलाफ नहीं कह सकते हैं। अभी एक औरत को अभी हमने परसों 112 डायल करके और 1090 डायल करके और उसको एडमिट कराया। उसके पास प्रॉपर्टी भी है, उसके नाम है अभी, पर उसके पिता ने कहीं सेकंड मैरिज कर ली और मतलब उसके हस्बैंड ने, और 2 बच्चे हैं। उनको ये कहा कि जब ये मकान इसके मरने के बाद बेचेंगे तुमको आधा आधा दे देंगे। नतीजा क्या, वो बच्चे उसके पास नहीं आते हैं और वो पिछले 11 साल से अब संघर्ष कर रही थी। मेरी जानकारी में आए उनके
अड़ोस पड़ोस का कोई आया, फिर उनको मैंने पुलिस की मदद से एडमिट कराया क्योंकि एम्बुलेंस ले जाने को तैयार नहीं थी। और पुलिस ने खुद ये बात कही कि अभी जैसे ये मरती है तैसे प्रॉपर्टी के लिए सब वारिस आ जाएंगे, आज कोई नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि उसका कोई ऐसा पता ही उसके पास ही नहीं है। तो हम लोग जितनी मदद कर सकते हैं उतना तो करते ही, अपना दायित्व निर्वाह करते हैं पढ़े लिखे होने के साथ साथ। और सारा बच्चों का ही दोष नहीं दिया जा सकता है, उनके साथ भी मजबूरियां हैं। मगर जैसे कानून बना है, एक कानून में थोड़ी सी गलती है कि आपके 4 बच्चे हैं और आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके चारों को बराबर बराबर संपत्ति मिलनी है। तो जो उसमें से एक संवेदना रखता भी है माँ बाप के पास, तो वो सोचता है कि जब पटना सबके साथ हो तो हम ही क्यों करें। बहुत सारी जगह ऐसे भी ये प्रैक्टिकली देखने को मिलता है। जी हाँ, यहाँ भी थोड़ा सा सुधार होना चाहिए कि जो करेगा वो ले जाएगा। जब उनकी बिल बन जाती है, बिल को जाके दूसरे बच्चे चैलेंज कर देते हैं, तो वो फिर मुकदमा सालों साल चलता रहता है। वो चीजें भी बहुत मतलब थोड़ा सा लचर कानून जो आएंगे बिल का, और यहाँ पे हमारी संपत्ति का जो बंटवारे का है वो उसमें भी थोड़ा सुधार होना चाहिए। उसकी वजह से भी जो करेगा वो पाएगा, अगर हो जाए तो बच्चे लालच में कोई ना कोई तो उनके पास क्या ही रहेगा ना। लालच अभी भी है, अभी लालच है अपने निजी स्वार्थ के लिए, और मुझे लगता है इसीलिए उपेक्षा की जा रही है। और जब इस तरीके का कानून बनेगा तो जाहिर सी बात है फिर हो सकता है कि और ज्यादा लालच के ही चक्कर में थोड़ा सा वरीयता मिले इन वरिष्ठों को। इस बात को मानती है पुष्पा जी? नहीं, मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि जो भी ऐसे सीनियर सिटीजन है, बुजुर्ग हैं, जो ये चाहते हैं कि प्रॉपर्टी के बदले या बिना प्रॉपर्टी के उनके चिल्ड्रन या रिलेटिव जो भी उनका केयर करे, दे शुड वेरी बी क्लियर, उनको एकदम क्लियर गाइडलाइंस जो उनका केयर है वो बिल्कुल मेंशन कर दे, ताकि एडवोकेट को, समाज सेवी को या जजेस को बिल्कुल क्लियर होगा कि हाँ उनको, जैसे मल्टीपर्पस केयर क्लिनिक्स भी होते हैं, उनको ये बहुत क्लियर होगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन की पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, ये सीनियर सिटीजन की ये सीनियर रिक्वायरमेंट है। और मे भी वो चाइल्ड या उनके बच्चे या रिलेटिव कैपेबल नहीं है तो चाइल्ड और जो सीनियर सिटीजन केयर होम है वो भी उनकी देखभाल कर लेंगे। तो मेरा ये भी इतना ही सुझाव है। जहाँ तक है मैं सब सहमत हूँ, पेरेंट्स भी नालायक नहीं होते हैं और चिल्ड्रन भी नालायक नहीं होती। ये परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस है, वे ऑफ लिविंग है, स्टाइल्स है, जनरेशन गैप होते हैं जो डिस्प्यूट की चीजें होती हैं, एंड दैट हैज टू बी रिसॉल्व। एंड अगर उसमें फाइनेंस की चीजें आती हैं देन द स्टेट गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड, क्योंकि मान लीजिए किसी के मेडिकल केयर में 1 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और उनके कोई रिलेटिव्स नहीं उसने अमाउंट को अगर अरेंज कर पाते, देन देयर शुड बी अ प्रोविजन फ्रॉम द मल्टी केयर यूनिट whatever they have for the state government। पुष्पा जी, अब जो जिस बिहाफ पे ये हाईकोर्ट की टिप्पणी आई है, तो क्या लगता है अब जो जिम्मेदारी प्रशासनिक अमले को सौंप दी गई है, तो आप इसे किस तरीके से देखते हैं अगर ऐसा नहीं होता है? अगर बच्चे नहीं मान रहे तो देन एग्जीक्यूशन पावर तो है, डीएम एसडीएम को पावर है, दे विल स्टैंड, दे विल एग्जीक्यूट, दे विल व्हाटएवर द प्रोविजंस ऑफ लॉ अलाउ वो होता है और वो करना चाहिए। सीनियर सिटीजन्स को अगर उनको वास्तव में कोई दिक्कत है, दे मे ब्रिंग देयर पिटीशंस टू द एसडीएम कोर्ट। चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, अशोक सिन्हा जी। देखा जाए इस वक्त पिछले कुछ अरसे से ये देखा गया कई सालों में कि बहुत तेज़ी के साथ ये बदलाव देखने को मिल रहा है। स्थितियाँ, परिस्थितियाँ कुछ भी रही हों, या कुछ भी निजी स्वार्थ रहा हो, या फाइनेंशियली दबाव पड़ रहा हो, ये तमाम ऐसे बिंदु निकलकर सामने आ रहे हैं, वजह निकलकर सामने आ रही है। इन वजहों को कितना आप मानते हैं कि वाकई यही वजह है, या फिर कुछ और इस बदलाव की वजह मानसिक रूप से बदलाव तेजी के साथ हो रहा है? ये परिवार प्रबोधन करना पड़ेगा। परिवारों में बचपन से ही शिक्षा दी जानी चाहिए इस प्रकार की कि आपका कर्तव्य क्या क्या है। अब स्थिति आ गई है कि अब इसमें भगवान फिल्म भी बनी थी, इसी समस्या पे बनी थी। आप उसके परिस्थितियों को अच्छी तरीके से जानती हैं। आज नौकरियां कठिन हो गई हैं, नौकरी करने में सुबह 9 बजे से लेकर रात 9 बजे तक वह बिजी रहता है, दौड़ता रहता है, वह समय नहीं दे पाता परिवार को, अपनी समय कहां से दे पाएगा। ये समस्या कानून मदद इतना कर सकता है कि वो जैसे परिवार कल्याण, समाज कल्याण विभाग है, इन विभाग जिम्मेदारी दे कि वो काउंसलर्स नियुक्त करें। ऐसी समस्याएं जहां हर परिवार में नहीं होती, कुछ परिवारों में होती है, और उनको काउंसलिंग करके समस्या का समाधान करें। और केवल कानून बना देने से कानून ठीक है, बट ये समस्या का समाधान नहीं होगा।
इसके लिए काउंसलर की नियुक्ति करनी पड़ेगी, व्यक्ति को देखरेख करना पड़ेगा और ओल्ड पेरेंट हाउस की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। सरकार की जिम्मेदारी अपने ऊपर कुछ लेनी पड़ेगी कि वो बहुत ही सुविधाजनक अच्छे ओल्ड पेरेंट हाउस की संख्या बढ़ाने की बजाय अगर इस बात पर ध्यान दिया जाए कि किस तरीके से काउंसलिंग के जरिए लोगों की जो मानसिक विचार हैं उनको कैसे पॉजिटिव किया जाए कि वो उपेक्षा ना करें। वो एक दिन से नहीं संभव है। वो जिस समय ये सब खटास पैदा हो जाती है उस समय ये काम भी नहीं करता है। इसको पहले से ही बचपन से हमें शिक्षा देनी पड़ेगी कि हमारी ये खासी है, ओल्ड सीनियर सिटीजन है, हमारे बिल्कुल है और इनकी संरक्षण, इनकी सुरक्षा और इनके प्रति हमारा कर्तव्य क्या है यह बताना पड़ेगा, यह समझाना पड़ेगा, शिक्षा में वो चीज डालनी पड़ेगी। है वर्तमान में यह है कि कानून बना है, ध्यान आकर्षित हुआ है समाज का कि हम अपने पेरेंट्स को अच्छी तरीके से रखें और उनकी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से कानून बना देने से इस समस्या का समाधान पूरा नहीं होगा, ये 25% समस्या का समाधान होगा। बिल्कुल। एक दर्शक हैं दिल्ली से हमारे साथ सोनिया मित्तल जी जुड़ी हुई हैं, उनकी राय साझा कर लेते हैं। स्वागत है आपका सोनिया जी, अपनी राय साझा कीजिए। चलिए संपर्क टूट गया है, अगर वापस से जुड़ती हैं तो जरूर राय साझा करेंगे। सुरेश सविता का रुख कर लेते हैं। सुरेश, अगर देखा जाए तो क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई या हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद जो सीनियर सिटीजन है? देखिए सोनी जी, आपको बता दें सीनियर सिटीजनों की अगर प्रतिक्रियाओं की बात करें तो कहीं ना कहीं उनमें खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है और कहा यह भी जा रहा है देखिए कि जो राय होती है वो सभी लोगों की एक जैसी नहीं होती है, लेकिन इस फैसले के आने के बाद कहीं ना कहीं उन युवाओं पर, उन ऐसे बच्चों पर ऐसा प्रेशर और दबाव रहेगा जो अगला कदम अपने माता पिता के खिलाफ गलत उठाने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं फैसले के आने से बाद उन पे एक प्रेशर और दबाव रहेगा कि हाई कोर्ट का इस तरीके का फैसला आया, अगर हम कुछ गलत करते तो ये जिला अधिकारी से लेकर के पुलिस प्रशासन तक सारी इन सब चीजों में जांच होगी और हम जेल भी जाएंगे। तो इसलिए इस फैसले का देखिए हम भी स्वागत करते हैं और जो सीनियर सिटीजन है वो भी स्वागत कर रहे हैं सोनी जी। और जो इस तरीके के मामला होते रहते हैं, पारिवारिक विवाद होते रहते हैं, बच्चे अपने माता पिता को अनाथ आश्रय छोड़ आते हैं और बहुत से बच्चे अपने माता पिता को मारते हैं, पीटते हैं, तो इन सब चीजों में कहीं ना कहीं मुझे लगता है अगर ये 100% होता है तो रुक कर अगर 80% होता है, 70%, क्योंकि कई वरिष्ठों की राय, कई सीनियरों की राय, कई हमारे मेहमानों की राय ये भी कि गलती एक लोगों की नहीं होती है और जो उन्होंने सब अपनी राय साझा की। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर इस तरीके के फैसले आते तो लोगों पर एक दबाव बना रहता है सोनी जी, कि जिससे कि बात बिगड़ने के और माहौल बिगड़ने के चांसेस भी कम रहते हैं। तो इस फैसले का सभी को स्वागत करना चाहिए। सीनियर ठीक बात, अगर कोई टिप्पणी है कोर्ट की तो उसे थोड़ा सा गंभीरता से, और कहते हैं अगर कोई कानून होता है तो उस कानून का खौफ तो लोगों के जहन में होता ही है, इस लिहाज से ही सही थोड़ी कमी ऐसे मामलों में देखने को मिले तो ये बेहतर रहेगा आने वाले समय के लिए। शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। सुरेश, देखा जाए ध्यान तो आकर्षित किया हाईकोर्ट की इस टिप्पणी ने, लेकिन अब ये देखना होगा क्योंकि कानपुर की जो सुमनलता याचिका करता है, जिनकी याचिका के आधार पर हाईकोर्ट की ये टिप्पणी सामने आई है, और ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो अपने ही अपनों के खिलाफ कुछ कहने से कतराते हैं, तो क्या कुछ परिवर्तन, क्योंकि इसमें सामाजिक दृष्टिकोण भी अहम भूमिका निभाता है, तो मानसिक बदलाव कितना कुछ देखने को मिलेगा, ये बेहद महत्वपूर्ण बात है। इसी के साथ जनहित में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।